नाज़रीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं सेविंग फेस के असली हीरो से। पाकिस्तान का रोशन चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर मोहम्मद जवाद। दस्तावेजी फिल्म सेविंग फेस के जरिए पाकिस्तान को आलमी दुनिया फिल्म का सबसे बड़ा पहला ऑस्कर अवार्ड मिला। डॉक्टर जवाद वतन अजीज के वो जौहरी काबिल हैं जिन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ पेशाए डॉक्टरी को वकार बख्शा बल्कि अपने वतन का नाम भी बुलंद किया। 1998 में डॉक्टर जवाद पहली बार पाकिस्तानी डॉक्टरों की टीम के साथ पाकिस्तान आए। यहाँ उन्होंने आंख में झुलसी गरीब और मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों का मुफ्त इलाज किया। 2005 में कश्मीर में जब ज़लज़ला आया तो डॉक्टर साहब अपनी टीम लेकर आए और ज़लज़ला ज़दगान के लिए बड़ा तिब्बी कैंप लगाया। अगर आगे हम बात करें तो लंदन की एक उभरती मॉडल 20 साल कैटी पाइपर जब तेजाब गर्दी का शिकार हुई तो इस दौरान कैटी की मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद जवाद से भी हुई। डॉक्टर मोहम्मद जवाद खुशकिस्मती से कैटी का इलाज करने में कामयाब रहे। कैटी के इलाज पर बरतानवी टीवी चैनल 4 ने दस्तावेजी फिल्म बनाई जो दुनिया भर में दिलचस्पी से देखी गई। इस फिल्म में कैटी ने डॉक्टर जवाद को मेरा हीरो कहकर खिराज तहसीन पेश किया। कैटी के चेहरे को फितरी हुस्न तो नहीं मिल सका, लेकिन अब इसे देखते हुए एक कराहत भी महसूस नहीं होती थी। डॉक्टर जवाद की खिदमत मद्देनजर रखते हुए इन्हें बर्मिंघम पैलेस और वजीर आजम हाउस में भी मदऊ किया गया। डॉक्टर जवाद यूरोप की जानी मानी शख्सियत बन गए। कॉस्मेटिक सर्जन होने के साथ साथ वेट लॉस सर्जरी के शोबों में भी काबिले कद्र खिदमत अंजाम दी। आज हम आपको डॉक्टर मोहम्मद जवाद से मिलवा रहे हैं। अपनी अनथक मेहनत के साथ अपनी टीम के साथ इस वक्त कराची में दिन रात मसरूफ़े अमल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के पाकिस्तान लाउंज विद सोबिया अली में। आपने यकीनन हमारी इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट देखी होगी और आप जान चुके होंगे कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान का रोशन चेहरा, मशहूर प्लास्टिक सर्जन, इंटरनेशनली एक्लेम्ड नेम डॉक्टर जवाद हम इनके साथ हैं आज इनके क्लिनिक में। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कोविड की एज में इन दिनों में पूरे SOPs के साथ हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्लैड कि हम डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं कि ये कोविड कुछ लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी इस पे जो SOPs हैं लगे हुए हैं, तो हम रिलेटिवली सेफ डिस्टेंसिंग में हैं। हम बिल्कुल SOPs और मैंने अभी भी टेस्ट कराया और हम टेस्ट कोविड नेगेटिव, तो हम रिलेटिवली सेफ फॉर यू। ओके, और अगर हम ये मास्क रखें तो आई थिंक वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा दूर होकर बैठे हुए हैं तो आई थिंक विल बी फाइन। सो यस, एक्चुअली मेरा नाम पूरा है मोहम्मद अली जवाद। मोहम्मद अली जवाद। ओके, सो जब वलायत में थे तो वो हमको बिग मो कहते थे, बिकॉज मोहम्मद अली के लिए कहना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, सो बिग बिकॉज आई एम अ बिग गाय, तो वहाँ पे बहुत सारे मोहम्मद थे पाकिस्तानी जो थे, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सो आई वाज नॉट द बिग मो अमंग द प्लास्टिक सर्जन। ओके, तो आज आप चाह रहे हैं कि मैं आपको ऐसे बुलाऊं? आप नहीं, मैं चाह रहा था कि पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए नाम का। डॉक्टर मोहम्मद जवाद, मोहम्मद अली जवाद। डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा, मैं आपको लेकर जाऊँगी पीछे। आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का जो सफ़र है उसका आगाज़ आप कैसे प्लास्टिक सर्जन की इस फील्ड के अंदर कैसे आए, कहाँ से आपका बेसिकली ताल्लुक़ है, ये सब ज़रा। देखिए, हम कराची में पैदा हुए। हम एक वेरी ऑर्डिनरी बट ग्रेट स्कूल उस ज़माने का हैप्पी डेल स्कूल था नाज़ाबाद, ब्लॉक 4 में। ब्लॉक 4 नाज़ाबाद यूज्ड टू बी लाइक अ मेफेयर और लंदन वंस अपॉन अ टाइम, बट नॉट एनी मोर। अब तो वहाँ पे, अब तो वियतनाम बन चुका है वो। ठीक है, और उसके बाद फिर आई वेंट टू आदमजी साइंस कॉलेज, फिर वहाँ पे फिर हम डाउ में आ गए, तो ग्रेजुएटेड 1984। 1.5-2 साल वो ज़ियाउलक के ज़माने के अंदर हमारा कॉलेज भी बंद रहा, तो हमारी एन जवानी के 2 साल ज़ाय भी हुए उस दौर के अंदर।
फिर हमने हाउस जॉब करने के बाद हम 85 में अला तलीम के लिए रवाना हो गए वलायत। ठीक है जी। इब्तिदाई तालीम आपने कराची से हासिल की जी, और जी। आला तालीम के लिए आप लंदन रवाना ये पुराना सही होता ना, अला तलीम के लिए निकले या सरकारी दौरे पे निकल गए। तालीम का मतलब ये था कि तालीम तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे हमें उस ज़माने में मौक़े इतने कम थे, और जो मैं एरियाज़ में स्पेशलाइज करना चाहता था वो उस बड़ी अर्ली स्टेजेस में थी प्लास्टिक सर्जरी। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 70s। उस वक्त आपने डिसाइड किया कि आप प्लास्टिक सर्जन इस प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में जाएंगे? 3rd-4th ईयर के अंदर हमने डिसीजन ले लिया था। डिसीजन हमने इसलिए लिया था कि हमें बड़ी ग्लैमरस लाइफ पसंद थी। सीधी सी बात है। हॉलीवुड फिल्म में हमने बतेरी देखी, न्यूज़ वीक और टाइम मैगजीन हमारे घर में आता था। आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना कि हाँ, यार बिल्कुल। इतने तो वो कैसे रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं, कैसे उनको खूबसूरत रखा जाता है। फिर ज़माने में जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी थी, कॉस्मेटिक सर्जरी, वो ब्राज़ील में होती थी। तो बहुत सारे अमेरिकन एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो वहाँ पे जाते थे। अच्छा, ये हम समझते थे कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी है। दैट वाज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, एटलीस्ट इन माय हेड। ठीक है। नहीं सर, यूजुअली भी हमारे मुल्क के अंदर भी हम इसके ऊपर हाँ। कर पाते तो हैं। प्लास्टिक सर्जरी इज द कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट इज वन स्पेशलिटी कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर 132 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। देखो हार्ट जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है, मैं बचपन से एक ही चीज समझती आई थी कि मैं बुढ़ापे में एक टाइम आएगा जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगी। ये हमारा स्मॉल कंपोनेंट है बाबा। ये तो हम तो आसान थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हमारे जो कोलीग्स हैं वो जो मेजर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो 6 से 8 घंटे की, इस कदर नफीस वो काम होता है, इतनी मेहनत का काम होता है। बिकॉज हमारे प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो एक, हम कहते हैं हमारा कोई जेनेटिकली डिफेक्टिव मॉडल है। हम ऑलमोस्ट परफेक्शनिस्ट हैं सारे के सारे, एंड एवरीबडी टेक्स द सिग्नेचर वेरी सीरियसली। जो काम करना शुरू किया है, चाहे हैंड सर्जरी है या रिकंस्ट्रक्टिव है या बर्न्स हैं, यू वांट पेशेंट टू बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। उसका जो रिजल्ट्स हैं इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है। और तो उसके लिए जो थॉट प्रोसेस है ना, वी आर लाइक स्कल्पचरिस्ट। ठीक है ना। लेकिन जो आम स्कल्पचरिस्ट होता है उसको 2-3 मौके मिल जाते हैं ना, दोबारा आगे पीछे तोड़ ओड़ के दोबारा ठीक ठाक के मुजस्समा बना लेता है। हमारी जो 3 डायमेंशनल थॉट प्रोसेस है वो ट्रेनिंग में आती है, जो कि हमें थोड़ी एनाटमी में 3 डायमेंशनल सोचना पड़ता है कि अगर हम डिफेक्ट क्रिएट करेंगे, डिफेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें। एस्थेटिकली, एक आर्टिस्टिकली आपको उस तो पहले आर्टिस्टिक अप्रोच ये है कि नॉर्मल क्या है और एस्थेटिक क्या आपको सिखाती है। और तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप प्राइमरी फंक्शन जो है वो तो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को रिस्टोर करने का, बट उसको कितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग लेवल पे लेके जाते हैं। तो बार ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है। ठीक है ना। अब जो माइक्रो सर्जरी आई है वहाँ पे इतना छोटा सा भी डिफेक्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं हो, माइक्रो सर्जरी से आप करेक्ट करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक परफेक्शन। तो मैंने आई स्टार्टेड माई करियर इन प्लास्टिक सर्जरी इन 93 बेलफास्ट से। बेलफास्ट से फिर हम कॉर्क आए रिपब्लिक के अंदर, फिर बर्मिंघम आए। बर्मिंघम में हमने हमारी रजिस्ट्रार की पहली जॉब थी, वहाँ पे हमने कोई 3 साल वहाँ पे काम किया। फिर हम एडिनबरा चले गए, फिर आयरलैंड दोबारा चले गए थे सीनियर रजिस्ट्रार। फिर हम वापस आए यहाँ पे वलायत की तरफ। तो फिर हमने उसमें फेलोशिप भी की, कॉस्मेटिक सर्जरी फेलोशिप की लंदन के अंदर, hand surgery fellowship की, one of the top guys. So I've been very fortunate to be trained amongst one of the finest brains गोरे के मुल्क के अंदर। और उनके पास वो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग नहीं थी, बट स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा प्राइड है आप पाकिस्तान का। अब बड़ी आपकी मोहब्बत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने वहीं पे सीखी। सर, गोरे ने आपको आपके काम के ऊपर शर्मीन को ऑस्कर अवार्ड दिया था, और वो हमारा एक इतना बड़ा, मतलब उसके ऊपर जितना फ़ख्र किया जाए उतना ही कम है। और सबसे बड़ी जो बात है, एक ऐसे चेहरे, मतलब सबसे पहले तो जो मैं रिसर्च कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, तो तब भी मैंने सोचा कि उन ख़वातीन को एक मर्द ने उनके चेहरों को बिगाड़ा। एक मेरे ख्याल में एक साइको, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, जो भी था उनका पस ज़हन, और एक मर्द ने ही उनके चेहरों को नई ज़िंदगी दी। Well, I have to give a lot of credit to my Gora trainee, frankly speaking, कि हम वहाँ पे कुछ हमारे उस्ताद भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे और माहौल भी थोड़ा उस लेवल का था।
और आपको अपनी पॉइंट को जस्टिफाई भी करना होता है। तो जब ये हमने पहले केस किया था कि ये तो शर्मीन का केस तो बहुत बाद में आया था, लेकिन हमने 2008 के अंदर पहला केस किया था, केटी पाइपर जो थी लंदन के अंदर। सो बर्न्स मेरा इंटरेस्ट था कि क्योंकि मुझे पाकिस्तान किसी स्टेज पे आना था, तो मैंने ये मेरे दिमाग में पता था कि नोइंग पाकिस्तान सोशो इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस कि क्लेफ्ट सर्जरी आपको आनी चाहिए, ठीक है, बर्न सर्जरी आनी चाहिए, और कॉस्मेटिक सर्जरी वहाँ पे हम बूब जॉब्स करते हैं, यहाँ पर तो बूब कोई करवाता नहीं है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी वुड बी द लीस्ट ऑफ द थिंग्स प्रायोरिटी, बिकॉज इधर से बचेंगे तो बाकी चीज़ें आएंगी। फिर तो बर्न सर्जरी के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने जब अपनी फेलोशिप की ट्रेनिंग की तो मैं 97-98 से पाकिस्तान आ रहा हूँ to do some charity work with certain group of people. So 98 4 दफ़ा मैं आया हूँ टीम बड़े, तो I was a junior member of the team. तो हमने बहुत सारे केसेस किए और उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की इन रियल टर्म्स, और वाई दीज पेशेंट गेट नेगलेक्टेड एक्सेट्रा। बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड सी फॉर माई सेल्फ। तो हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट करते थे और बर्न्स की रिकन्स्ट्रक्शन करते थे, ठीक है ना। लेकिन मुझे एसिड वैसिड का ये नहीं पता था उस ज़माने के अंदर, सच्ची बात तो ये। तो फिर 2005 में हुआ ज़बरदस्त जो ज़लज़ला आया, तो आई ब्रॉट अ टीम ऑफ प्लास्टिक सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। यार ये किस्मत है, आई डोंट नो, एक आना था और उसके बाद ये हुआ एंड वी फेल्ट कि यार हमारी बड़ी ज़रूरत होगी, बिकॉज हम जो प्लास्टिक सर्जन हैं 2005 वाले ज़लज़ले के मतलब आपने देखा और ये सब, और नहीं हम बिल्कुल मैं एक्चुअली नहीं नॉट टू गो, आई हैव टू गो एंड कम एंड हेल्प दोस पीपल लाइक एवरीबॉडी हैज़ डन। तो वो दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम एंड हेल्प, ठीक है। तो हमने एक टीमें बनाई, सब वॉलंटियर से, नेशनल हेल्थ सर्विस वालों ने सबको छुट्टियां दी, हमने फंड रेज किए, सबके ट्रैवल वगैरह हमने अरेंज किए, होटलिंग और बहुत सारा सामान वहाँ से हम लेकर आए जो उन्होंने डोनेट किया था। और मुझे इत्तेफाक से, किस्मत से, मुझे जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो मुझे जाना था एबटाबाद टू जॉइन द टीम। तो मैं अपना सामान लेके आ गया था, बट आई वॉज वन मैन। तो वहाँ पे पता चला कि जब हमने एबटाबाद फ़ोन किया, जहाँ पे जो यू मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, तो उन्होंने पता चला कि भाई यहाँ पे तो आफ्टर शॉक्स आ गए हैं, तो लोग तो मरीज़ बाहर आ गए, सो दिस नो पॉइंट कि आप भी उतर आ जाएँ। तो फिर हमने कहा कि एक सेफ़ जगह जो कि एपी सेंटर से दूर हो, तो इस्लामाबाद में हम CMH गए, बिकॉज CMH वॉज रनिंग द होल शो। वहाँ पे आई मेट वेरी नाइस पीपल वर रियली डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। एक जनरल उस्मानी साहब थे, आई रिमेंबर, एंड देन एक वहाँ के DG का एक असिस्टेंट होता था उस वक्त, मेजर, आई थिंक वाज मेजर दैट टाइम, खालिद यज़दानी, who happened to be my niece's husband, who was just retired as a brigadier. तो he said कि मामू ये हमें जो अल शिफा आई हॉस्पिटल है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ये अपना ट्रॉमा यूनिट बना दें। तो हमने कहा हमें दिखा दें। तो वहाँ से सीधा CMA से वहाँ चले गए, एंड आई टेल यू आई वाज सो हैप्पी, आई सेड आई हिट द जैकपॉट। क्यों? 3 साफ सुथरे से हमें थिएटर के कमरे थे, 100 बिस्तर उन्होंने हमें दे दिए थे, ठीक है। सो इन 24 आवर्स आई टर्न दैट आई हॉस्पिटल इनटू ट्रॉमा यूनिट। उसके बाद 2 महीने हमने वो चलाया, बखुदा हमारा खून जो था वो 1-2 लीटर बढ़ गया था। इट वॉज सो गुड बिकॉज आई थिंक एवरीबडी जेल्ड टुगेदर, इट वॉज वेरी गुड। तो फिर हम जब वापस गए ना, तो देयर वाज सम हंगर कि यार बड़ा मज़ा आया था। तो वी वर नॉट होपिंग कि खुदा न खासा दोबारा सिलसिला आए। तो ये कुछ सिलसिला बन गया। तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो हमने केस किया केटी पाइपर का 2008 के अंदर, 2009 में उसकी डॉक्यूमेंट्री बन गई। वो डॉक्यूमेंट्री बिकेम द ग्लोबल सक्सेस। फिर यही इंटरव्यू जो है डैनियल सुन रहा था, जन जो है कोलोराडो के अंदर, उसने मुझे अप्रोच किया कि भाई आई बिन फॉलोइंग यू। हम BBC वर्ल्ड सर्विस पे थे। BBC वर्ल्ड सर्विस जो है उसकी सिर्फ जो ऑडियंस थी वो 125 मिलियन की थी ग्लोबली, ह्यूज पॉपुलेशन ऑडियंस। So he said, I want to come and document your work, what you're doing. So they flew over to Islamabad. हमने पिम्स पे कुछ दिन काम किया, फिर हम कराची आए, हमने इंडस में काम शुरू किया था। बारी had asked me to start a project. तो
विच वॉज फैंटास्टिक बिकॉज 2009 के अंदर हम शुरू कर चुके थे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल आपने किया। डॉक्टर जवाद, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन डॉक्टर जवाद हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से ही शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए और आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर जवाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर जवाद, गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से ही वापस जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता हुआ। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एस्थेटिक का। मैं सोच रही थी कि ये आपने अपने क्लिनिक का नाम एस्थेटिक क्यों रखा, लेकिन अभी आपने जो मुझे इतनी सारी की सारी ये कहानी समझाई है, बताई है, इससे मुझे एस्थेटिक का मतलब समझ आ गया। लेकिन ये R5 एस्थेटिक्स क्या है? हमें अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। या सो जब हमने प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की पाकिस्तान में आके, ऐसी कोई जगह है थी नहीं पाकिस्तान के अंदर एज काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तो हमने ये भी तय किया कि कोई इतना मुश्किल नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एस्थेटिक्स का मतलब है कॉस्मेटिक। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी जो है वो जो नॉर्मेलिटी नहीं होती उसको नॉर्मल लेकर आना होता है। कॉस्मेटिक एस्थेटिक कहते हैं उसको और सुपर नॉर्मल पे ले जाना। आपका नाक ठीक है लेकिन आपने कहा थोड़ा सा ठीक और कर दो। ठीक है, तो आपको फंक्शनल प्रॉब्लम भी है और नॉर्मल भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उम्फ हो जाए, थोड़ी सी फेस टक हो जाए। आई वांट टू लुक गुड, ऑल्दो यू लुकिंग फाइन बट आई वांट टू लुक बेटर। अच्छा, ये हमारी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। ठीक है, तो वन पार्ट ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल्सो कॉस्मेटिक सर्जरी। ठीक है, और आप उसमें कहीं पे भी आप स्पेशलाइज कर सकते हो कॉस्मेटिक को, चाहे वो नोज़ की हो, चाहे आइज़ की हो, या फेस की हो, या ईयर्स की हो, ब्रेस्ट की हो, टमी टक्स की हो, बॉडी कॉन्टोरिंग हो, लाइपोसक्शन हो, तो 15-20 तो एरियाज हैं। तो ये एक जनरल हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी की भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब हम नॉर्मल को डील कर सकते हैं या एबनॉर्मल से नॉर्मल ला सकते हैं, तो वहाँ से वहाँ पे भी ले जाते हैं, बिकॉज एनाटमी हमारी समझ में आती है। और जब आप एजिंग प्रोसेस समझते हैं कि एज में कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो अगर आप एंटी एजिंग में जाते हैं तो आप जो सर्जरी कर रहे हैं वो भी तो एंटी एजिंग है ना। तो एजिंग के साथ साथ जो एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं, अगर आप उनको भी एड्रेस कर लें तो आप जो है एज को थोड़ा पिछले फेंक देते हैं 5-10 साल पीछे। ठीक है, अदरवाइज आपका सेल भी तो बुढ़ा हो रहा है ना। यू स्टार्ट एजिंग फ्रॉम द डे यू आर बोर्न, और अब कितने अरसे रहना है, अभी ये सेल पे भी आगे बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना। वो सेल की एक शेल्फ लाइफ है ना, क्वालिटी है। फिर वो बॉडी उसको रिप्लिकेट भी करती है, कुछ टूटते हैं भाई आपके यार दिन के अंदर को कई लाख किस्म के कैंसर सेल बनते हैं। फिर आपका इम्यून सिस्टम है जो तोड़ फोड़ के फेंक देता है। फिर यू मीन, तो जब आपका बैलेंस ठीक रहता है तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। तो R5 का जो था ना, 5 कंपोनेंट्स जो R है ना, वो हैं रिपेयर, रिस्टोर, रिप्लेनिश, रीजेनरेट एंड रीजुवेनेट। ठीक है, कुछ चीज़ों को रीजनरेट करके और फिर आप सर्जरी करें। तो इसमें आप ट्रॉमा भी आ जाता है, उसमें बर्न्स भी आ जाता है, प्रिवेंशन भी आ जाता है, मेंटेनेंस भी आ जाता है। इससे साइकिल ना, और फिर इसके साथ जो है वो एज मैनेजमेंट भी है। सो एज मैनेजमेंट का मतलब ये कि अगर आप सेहतमंद रह भी, अगर आप खूबसूरत भी हैं तो आपको सेहतमंद भी रहना चाहिए। ये ना हो कि आपका पेट भी ख़राब हो और आपको नींद भी पूरी ना आती हो और आपकी एनर्जी लेवल भी नहीं हो। अगर आप वो ठीक हैं और यहाँ नहीं है तो इट वर्क्स आउट ऑफ बैलेंस। सो R5 के अंदर हमने कोशिश ये की है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था हमारी टीम का, जो हमारे पार्टनर्स हैं, कि वी विल मेक इट अनअफोर्डेबल। दैट ये सिर्फ रिच एंड फ्यू का प्रोगेटिव नहीं है टू रिमेन ब्यूटिफुल। तो हमने वी केप्ट द प्राइसेस, वी डोंट टू किल पीपल। ओके, और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि हमारे यूजुअली प्लास्टिक सर्जरी या इन सब चीज़ों का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये फुल टाइम अच्छी खासी। नहीं, इट इज़ एक्सपेंसिव, वी आर एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद 25 साल की हमारी ट्रेनिंग है यार, हमें भी दाढ़ी बनानी है। ठीक है ना, वो हमने कोई धक्के चक्के खा के तो काम नहीं किया। और तो वी आस्क फॉर, कारीगर का आप पैसे देते हैं ना, अच्छे कारीगर के ज़्यादा पैसे देते हैं, तो मेरे पीछे हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हो? ठीक है ना, तो 3-3 लाख रुपए का स्टूपिड किस्म का जोड़े आप लोग खरीद लेते हैं, 10-10 लाख रुपए के सना सफ़ी नाश टाइप के, आपने मतलब वो आपकी ज़िंदगी की लॉन्जिविटी तो नहीं है। तो ये थोड़ा इमोशनल सा सवाल समझ जाता है।
लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके, सेफली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम बात कर रहे थे तो 5 जो था, तो हमने तय किया कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर सर्जरी भी हो और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हों, ठीक है। तो बैलेंस जो होता है वो 70% इन ए गुड क्लिनिक 70% नॉन सर्जिकल है, 30% सर्जिकल है, ठीक है ना। और अब लेस इज मोर, हर चीज़ का इलाज सर्जरी नहीं है। अगर सर्जरी भी है तो हम थोड़ी मिनिमल सर्जरी करते हैं, बट हमारे पास मशीनें जो हैं इतनी एडवांस हैं कि वो काम कर लेती हैं। लेकिन एक स्टेज आती है कि जहाँ आप कहते हैं यार मशीन है। जैसे अब स्टेम सेल की और नी रिप्लेसमेंट और इन सब की बात करें तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई हमने शुरू किया ना, आई थिंक वी आर द फर्स्ट, वी आर द पायनियर, आई एम द पायनियर ऑफ यूजिंग स्टेम सेल इन पाकिस्तान। हमने 2014 में शुरू किया। स्टेम सेल के हवाले से बताइए। अच्छा, हुआ ये लफ्ज़ काफ़ी नया है। मैं आपको बताऊं, हुआ ये कि जब हमने केटी को, अच्छा हम बार्सिलोना में एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो ये जो हमारे साहब थे इरोल साहब, उनके बाद में 2006 में एक अपनी फेलोशिप करने गया हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इन द होल ऑफ यूरोप, और एंड ही वाज वेरी काइंड टू मी। तो एक हफ्ते में उसने मुझे को 15 राइनोप्लास्टी रखी हुई थी, 8-10 फेस लिफ्ट थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा काम था। फिर उसने मुझे सिखाई कुछ चीज़ें कि मैं ये देखता हूँ कि जिन जिन लोगों को मैं फैट क्राफ्ट करता हूँ और उसके पास बड़ा अच्छा सा रिकॉर्ड होता था, जब भी वो 6 महीने के बाद दोबारा आती हैं फॉलोअप के लिए, उनकी स्किन की क्वालिटी बेहतर होनी शुरू हो रही है। क्यों हो रही है ये नहीं पता, अच्छा, हो रही है। ओके। So he has been doing it for earlier 20 years. So is there something happening which we don't know about? तो बहुत सारी चीज़ें जैसे चांस फाइंडिंग होती है ना मेडिसिन के अंदर, तो ये हमने कहा कि भाई फैट के अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात है जो कि आपकी स्किन की क्वालिटी बेहतर कर रही है। पता चला कि इट हैज़ ए ह्यूज द बेस्ट पोटेंशियल ऑफ बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल का मतलब ये है कि ख़ास किस्म की बॉडी के कुछ सेल्स हैं जिनमें एक खासियत होती है कि वो एक सर्टन टाइप के सेल्स बना सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी कॉर्ड होती है, उसकी कॉर्ड में उसको कहते हैं प्लूरिपोटेंट सेल और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। वो हर किस्म का सेल बना सकता है, ऐसे ही होता है ना। तो वो आँखें भी बना सकता है, वो फेफड़े भी बना सकता है, वो गुर्दे भी बना सकता है, नाखून भी बना सकता है, बाल भी बना सकता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक लीनिएज होती है, वो हम नहीं करते। लेकिन जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं जो 2-4 चीज़ें 4-5 बनाते हैं, जिसमें स्किन है, कार्टिलेज है, न्यूरॉन्स हैं, मसल्स हैं, वो 2 सोर्स हैं। एक बोन मैरो है और जो ब्लड, जैसे ब्लड कैंसर के अंदर थैलेसीमिया वगैरह में, नॉट थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया में तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी हिसाब से कैंसर जो होते हैं ब्लड के, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो स्टेम सेल आपकी बॉडी के अंदर ओवरराइड करेंगे नेगेटिव सेल्स को और प्रोड्यूस करेंगे आपके बेहतर सेल्स। इसी तरीके से सो जो आपका फैट ड्रिवन सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं एडिपोस टिश्यू, एडिपोस डिराइव मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, वो उसकी वॉल में होते हैं, ठीक है। तो आपने जो फैट दिया, फिर यू हैव टू ब्रेक इट, इसको कहते हैं मैकेनिकली एमल्सिफिकेशन, या उसको एंजाइमेटिकली भी करते हैं केमिकल। तो FDA जो है वो एंजाइम को वालों को भी उसने अप्रूव किया, मैकेनिकल इज फाइन एज लॉन्ग एज यू डू इट ऑन द सेम सिटिंग फ्रॉम एक जगह से लेके आप ही की बॉडी के अंदर, वो आपका ऑटोलॉगस टिश्यू, आप दूसरे के नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो वो स्टेम सेल जो है ना, हमने उसको इस्तेमाल किए थे 2010 में केटी को, और मैंने हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने उसको रेस्टलिन पर्लिन भी लगाया, और जब हमने उसको प्रेजेंट किया सितंबर के अंदर, उसको पूरा चेहरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैट शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन शी वॉज बिफोर द एक्सीडेंट। इट वॉज रिमार्केबल, इट वॉज एन आई ओपनर। फिर 9 के बाद जब मैंने आना शुरू किया पाकिस्तान, तो फिर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे बर्न के और एसिड बर्न के, और जिनको फिर मैं ये फैट इंजेक्ट करता था, और अब मैं हर 4 महीने पे आता था, तो जब मैं फॉलोअप करता था, आई वाज सरप्राइज कि उनके रिजल्ट कितने बेहतर हो गए। इन द मीन टाइम हमने अपनी टेक्निक्स और इम्प्रूव की, वी लर्न मोर अबाउट स्टेम सेल। तो जब हमने 14 में यहाँ पे क्लिनिक खोली, तो आई रियलाइज कि कराची के अंदर ऑनेस्टली पहले 6 महीने के अंदर इतने जनाजे मैंने अटेंड किए जो कि मैंने पिछले 25 साल में नहीं किए थे, फॉर सम रीज़न।
तो आई वेंट टू मॉस्क अलॉट नमाज के लिए। तो मैंने ये देखा कि यार इतने यंग लोग जो हैं 40 साल के लोग जो हैं कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने घरों में भी देखा, मेरी अम्मी पढ़ती हैं। हमने हमारी अम्मा जो थी वो माशाल्लाह शी डाइड एट द एज 80, बट जब तक हमें याद है अम्मा तो पर आराम से नमाज पढ़ती थी, कुर्सी पे बैठ के कोई नमाज नहीं पढ़ता था हमारे घर में। देयर वाज समथिंग न्यू टू मी। तो जब मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये मर्दों में भी है और औरतों के अंदर भी है। क्या वजह है भाई? उनके नी जॉइंट जो हैं गिट्टे ख़राब हुए हैं और वो हड्डी वालों ने कहा कि भाई गिट्टे आप बदलवा दें। हमने भी ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग की हुई है और हमने भी रिप्लेसमेंट की है, सर्जरी असिस्ट किए हैं। और मुझे याद है वो 80 साल की उम्र में या 85 साल की उम्र के अंदर आपकी रिप्लेसमेंट की बारी आती थी। इससे पहले आप फिजियो चलाते रहते थे। तो एवरेज एज वो 75-78 साल थी जिनके जीरियाट्रिक है। ओहो, तो ऐसी क्या बात है? देन आई सेड कि मैंने थोड़ा रिसर्च की इस पर, तो मैंने कहा मैं इसको थोड़ा एक पायलट स्टडी करता हूँ। तो मुझे एक और स्टडी मिल गई विच वॉज वेरी फेवरेबल। तो हमने पहले 30 पेशेंट्स को लिया, एक मेरा जिना के अंदर मेरा पूरी रिसर्च की पहले, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, एक प्रोसेस मैं करता था कि किस तरीके से हम करेंगे। उनके बेसिक असेसमेंट होती थी, वोमिक स्कोरिंग सिस्टम हम कहते हैं, वो करवाई, जो कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है चीज़ों को असेस करने का, एक्सरेज MRI ताकि उसकी प्रॉब्लम हो। और फिर वी डिडंट प्रॉमिस एनीथिंग टू एनीबॉडी, ठीक है। हमने कितना और किसी को हमने एक्सक्लूड भी नहीं किया कि अब कितना इम्प्रूव होगा, आई कांट गारंटी, ठीक है। और वी डिडंट इवन चार्ज देम, बट दिस इज समथिंग वी वांटेड टू लर्न कि हमारी पॉपुलेशन में क्या होगा। तो 30 हमने ये केस कर लिए जिसमें यंगेस्ट जो था वो प्रॉब्ली कोई 48 साल का था, तो ओल्डेस्ट जो था वो 80-85 का था, ठीक है। और इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि यार बहुत दर्द होता है, हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे। तो हमने कहा भाई अगर हम आपका दर्द कम कर लेते हैं 50-60% और आप नमाजें भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे तो डबल फ़ायदा है इससे, आपका मुनाफा भी होगा और जब आप नमाज पढ़ेंगे तो हमें तो याद ही करेंगे, तो हमारा तो डबल ही मुनाफा हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो द रिजल्ट्स वर रिमार्केबली फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ पेन, स्टिफनेस एंड फिजिकल मोबिलिटी। कुछ लोगों को 3 महीने में मिला मुनाफा, कुछ को 10 में मिला, कुछ को 8 में, एवरेज 6 से 8 महीने के बाद, एंड दे रिमेन रिलेटिवली पेन फ्री फॉर 2-3-4 ईयर्स। तो अगर आपके पेन की शिद्दत जो है वो 0 to 10 में 8-9 थी तो वो 2 पे स्टेम सेल। तो अच्छा, फिर हमने उसको फिर ऑब्जेक्टिवली फिर फॉलोअप करते रहे उनके स्कोरिंग सिस्टम से। फिर हमने एक्सरेज भी देखे, उनके एक्सरेज में तो नज़र नहीं आता काटते, बट हमने MRI भी रिपीट करवाए। तो पता चला कि MRI में जो क्वालिटी थी और क्वांटिटी ऑफ द कार्टिलेज जो थी वो प्रीटी गुड, स्टेबल। तो अगर प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा, अगर प्रोग्रेसिवली कम होता है ना, तो स्टेबलाइज है टिश्यू, और मरीज भी सिम्टोमेटिक जो था वो कम हो गया। तो इट वाज वेरी इनकरेजिंग। तो अभी तक हमने 240 नी जॉइंट्स किए हैं। जी डॉक्टर जवाद, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ही जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर जवाद हमारे साथ है। डॉक्टर जवाद, आप हमें इस वक्त बता रहे थे नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के अवाम, बल्कि मेरे ख्याल में हर बंदे का इस वक्त जो 40 क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद उनका ये इशू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप जितना लोगों को कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें कि आप कितना एक नेकी का काम कर रहे हैं स्टेम सेल। नेकी तो है यार, लेकिन देखें मेरा जो, हम बहुत पैसे भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ हमारी जो R5 के अंदर ना, हमने कहा कि यू कैन नॉट मोनेटाइज द सफरिंग, ठीक है। ये तो हमारे एक तो मोनेटाइज, तो हमारी अम्मा ने हमें मेडिकल कॉलेज में या हमारे टैक्स पेयर वालों ने इसलिए नहीं हमें मेडिकल कॉलेज में पब्लिक फंड से पढ़ाया कि हम जो है उसको मोनेटाइज करें सफरिंग को। अमेरिका की जो सफरिंग है ना, उसको अमेरिका वालों ने बड़ा मोनेटाइज किया है। गोरे के मुल्क में आप नहीं करते, NHS के अंदर यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है ना। तो वो हमारी एक साइकी है, और हमारे सारे मेजॉरिटी हमारे डॉक्टर्स जो हैं आई थिंक इसी एटीट्यूड के साथ करते हैं यार, अपनी जेब से भी पैसे दे देते हैं। ये दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सर्जन भी है, फिजिशियन भी है, मेजॉरिटी ऑफ देम, ठीक है। कुछ लोगों के नाम ऐसे ही बदनाम है, लेकिन बाय एंड लार्ज सब
खौफ खदा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अगर खिदमत का मौका वो तो मिले। आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ शुरू की। ऑनेस्टली पॉजिटिव अप्रोच थी। सो अच्छा, उससे हमें रिजल्ट बड़े अच्छे मिले, ठीक है। उसको फिर हम फेस पे भी इस्तेमाल करते हैं। रीजनरेटिव जो आपकी एंटी एजिंग, जब आप फेस लिफ्ट करते हैं ना, तो फेस लिफ्ट के बाद आपने लिफ्ट कर लिया, फिर आपने फैट भी डाल लिया, माइक्रो फैट, फिर उसको नैनो बना के आपकी स्किन में भी डालते हैं। सो वही स्टेम सेल्स जो है ना आपकी स्किन को भी जमा रखते हैं। सॉरी, मैं डॉक्टर जवाद की यहाँ बात काट रही हूँ। हमने ये प्रोसीजर अभी डॉक्टर जवाद ने हमें थिएटर में करके भी दिखाया है। मैं आपको लेकर चलूँगी कि आप इस प्रोसीजर को देखिए, और डॉक्टर जवाद हमें इस हवाले से बता भी दे रहे हैं। आप इसको देखिए और उसके बाद मैं और डॉक्टर तब तक बातें करते हैं और फिर से हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ डॉक्टर जवाद के साथ इनके थिएटर में मौजूद हैं। जी डॉक्टर जवाद, हमें आप कुछ बताएंगे इस वक्त कि आप क्या कर रहे हैं? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि हम एक इनके लिए शी इज़ अबाउट 80 माशाल्लाह, देयर इज़ अ बिग इवेंट हैपनिंग, बट टाइम कम है तो हम डिफरेंट प्रोसीजर नहीं कर सकते, तो वी ट्राइंग टू फ्रेशन हर अप, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं इट्स लाइक अ लिक्विड फेस लिफ्ट, और उसमें हम करते हैं कि आपकी बॉडी से ब्लड से आप प्लेटलेट, PRP का नाम सुना होगा, प्लेटेड रिच प्लाज्मा, फिर उसको साथ कंबाइन करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को कि जो कि पार्टिकल्स हैं जो कि चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। उसमें कोलेजन भी है, विटामिन C भी है, उसके अंदर बूस्टर्स भी हैं, ट्रांसमिक एसिड भी है जो कि पिगमेंटेशन पे बहुत काम करता है। तो एक हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। सो व्हाट आई हैव डन, आप तो नहीं थे लेकिन वो एक सिस्टम है हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि वो प्लीज़ दिखाएं उसको। सो वो हमने उधर से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। ये प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, इसको इस सिस्टम के थ्रू हम एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद हमने उसको इकट्ठा किया है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, सीरम के साथ, और इट्स अ कंबाइंड कॉकटेल, ठीक है। अब कॉकटेल में हम पे करते ही हैं कि फिर एक हमारे पास ख़ास किस्म की फ़ाइन नीडल्स होती हैं, ये 4 मिलीमीटर डीप होती हैं, बड़ी फ़ाइन 32 गेज की, जस्ट लाइक अ पंक्चर जैसे, ताकि वो डेप्थ के अंदर आप जाएँ। और फिर एक हमारे पास एक ख़ास सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये सारा जो कॉम्बिनेशन है एक रोलर के तरीके से लगाएंगे, एंड देन विल पुट हर मास्क ऑन हर, ठीक है, एंड इंशाल्लाह शी विल बी फैंटास्टिक। ग्रेट। एट द सेम टाइम ये हमारी एक स्पेशल R5 की इम्यून बूस्टर कॉकटेल। इस पे चाहूँगी मैं डॉक्टर जवाद कि आप हमें ज़रा डिटेल में ये जो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है इसके बारे में बताएं। सो ये हमने डेवलप किया है, इट्स अ वेरी पावरफुल इम्यून बूस्टर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, लॉट ऑफ विटामिन C, ग्लूटाथियोन, विटामिन A, B, C, E, D, जितने भी विटामिन होते हैं ना हमारी बॉडी समटाइम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, हमारी मैल एब्जॉर्प्शन है, तो फिर उनको एक बेहतर फॉर्म में, कॉकटेल फॉर्म में, इन सेफ वे आप इंजेक्ट कर लेते हो, तो फिर आपकी बॉडी के जो छोटी मोटी चीज़ें कम रह जाती हैं वो रिस्टोर हो जाती हैं। मतलब डॉक्टर जवाद इस एज के अंदर जब हमने इम्यूनिटी बूस्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा, कोविड के आने से पहले हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब हमें जो एक चीज़, जो एक पॉजिटिव पता चली, वो यही पता चली कि अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह, बड़े प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आप बड़े आसानी के साथ कोविड को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो कुछ इसी पस मंज़र में आपने इसको बनाया? बिल्कुल, हम इसको एनर्जी कॉकटेल भी कह रहे थे, लेकिन हमने उसमें कुछ और चीज़ें इम्यूनिटी की डाली हैं। इसमें जिंक भी है, उसमें सेलेनियम भी है, विटामिन D3 भी डाली है इसके अंदर, और मर्दों के लिए हम टेस्टोस्टेरोन भी डालते हैं। ये जो सारे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी बनाती है ना, फिर उसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो मुतासर होती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, रिस्टोर इट। सम पीपल कैन गेट अवे विद सिंगल इंजेक्शन, सम पीपल नीड अ टॉप अप,
बट इट्स अ सेफ थिंग। और मैंने खुद ट्राई किया अपने ऊपर, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हमने डिफीट दिया हुआ है कोविड साहब को। और हमारी सारी टीम माशाल्लाह है, सबको हमने बूस्टर लगाए हैं भाई। अच्छा। हाँ, बिकॉज दे हैव टू बी रेडी। और इसके लिए कोई एज लिमिट कि ये किस एज से आप इसको कर सकते आई रियली डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। तो हमने एज यंग एज 16 ने भी लगाया और एज ओल्ड एज 85। ओके। और इसको कितने, इसके प्रोसीजर या इसको कितनी बार, कितने अरसे के बाद या कब कब इसको लगाना होता है, कब तक ये इफेक्टिव यार है? मेरे हिसाब से तो इफेक्टिव, बट कितना इफेक्टिव है मैं उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता। आई मीन कितने अरसे के बाद इसको, अभी आज लगवा लिया तो अब कितने दिन के बाद 2 हफ्ते या 4 हफ्ते। आई एम नॉट सेइंग कि हर रोजाना का आपको डोज हो, लेकिन आई थिंक यू विल हैव टू सी द रिस्पॉन्स कि क्या है आपकी, एंड देन टेक इट एज अ नॉर्मल वे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम रियली सेइंग कि दिस इज अ सोल्यूशन। ओके, टिल वी गेट द वैक्सीन सारी दुनिया में, I think prevention is the only way forward, and I think this is a good way to give your body a support system उस अरसे के लिए। ठीक है, अब मैंने इनको प्रेप कर लिया बिकॉज हम सर्जन हैं, तो थिएटर में हम काम करते हैं, तो हैज़ टू बी इन अ स्टेरॉइड कंडीशन। ठीक है, सो R5 की एक जो ख़ास बात है, एक चीज़ वो जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो मेरे किसी भी मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। सो इफ यू हैव सीन कि हमारे SOPs जो हैं इस कोविड के हिसाब से इट्स प्रॉब्ली वेरी रिगरस। आई एम सॉरी आपको सब कुछ आपको जो है ये स्पेस सूट पहनाना पड़ा, बट ये ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो अभी हम इनको हमने नमिंग क्रीम लगा दी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पेन होगा, तो मेरे इस कॉकटेल के अंदर थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया भी है, तो वो मैं इंजेक्ट करता हूँ। आप देखते रहें और बनाते रहें, और होपफुली शी इज सच अ ब्रेव गर्ल दैट शी विल बी फॉरगिविंग। तो हम उसको इंजेक्ट करेंगे और फिर हम दूसरी चीज़ें करेंगे आपके सामने। तो ये थोड़ा डीप के अंदर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। आप ठीक हैं? गुड। उसको 3 cc में डालना। She essentially need a microfat grafting, जो कि हमारे पास इनके पास टाइम कम है, उसमें फिर ब्रूजिंग शूजिंग ज़्यादा होती है, उसकी रिकवरी टाइम ज़्यादा है, तो हम मेरे ख्याल से क्रिसमस के बाद नेक्स्ट ईयर में उसको करेंगे। बट राइट नाउ सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम इंजेक्टिंग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, सम लोकल एनेस्थेटिक, सम इसको हम लिक्विड फेसलिफ्ट भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे हाइलोक्रोनिक एसिड भी है, जिसे आप फिलर्स कहते हो, वो डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। तो ये इंट्राडर्मली जाता है स्किन के अंदर। बाय टाइम हम फिनिश करेंगे ओके। सो ये इसमें कॉकटेल है जो कि हमने पहले इंजेक्ट की थी थोड़ा डीपर। अब हम सुपरफिशियली जा रहे हैं। ये इस जो नीडल है इसकी डेप्थ है 0.5 मिलीमीटर, विच इज़ जस्ट हाफ अ मिलीमीटर, सो वेरी वेरी सुपरफिशियल। ओके, तो हम जो है दिस बेस्ट पार्ट कि इसको रोल करना है, और ये इसमें से फ्लूइड नीचे से निकल रहा है, और यू कैन सी कि जो रेडनेस है ना, दैट मीन्स के हम स्किन डीप हैं। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएं। जब तक आप इतना रिएक्ट नहीं करवाएंगे, जब तक ये नहीं होगा आपको रिस्पांस नहीं मिलेगी। जितना ज़्यादा इन्फ्लेम करेंगे उतना रिस्पांस अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट आपके रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। बट शी इज़ सच अ वंडरफुल पेशेंट ऑफ माइन, शी इज़ वेरी काइंड एंड वेरी फॉरगिविंग। बर्दाश्त कर रही हैं, इनको थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन शी इज़ डूइंग लवली।
डॉक्टर जवाद आप मजीद कुछ इस प्रोसीजर के बारे तो में वो बताना स्टेम चाहें? सेल्स नहीं है, वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से करते हैं, आपके ब्लड ठीक, से। अच्छा। तो अमेरिका में वाज नोन एज अ वैम्पायर फेस लिफ्ट, ड्रैकुला लिफ्ट, ठीक है ना, खून से रिलेटेड है ना, ठीक है, लेकिन वो बड़ी पावरफुल मैं है। देख रही थी जो आपने, बिल्कुल मुझे वो वाली फिल्म याद आ गई थी जो हम बचपन में ड्रैकुला वाली फिल्म्स देखते थे। जब आपने वो उठाई तो मुझे लगा यार ये ब्लड है। It's like that. आपका अपना ही ब्लड है, मेरा ब्लड नहीं है। आपका अपना ही blood सो है। ब्लड में से एक खास कॉन्सेंट्रेशन होती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट आपका बड़ा पावरफुल सेल है रिपेयर करने के लिए। सो उसको आप इस्तेमाल करते हो और उसमें फिर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और एक सर्टेन डेप्थ पे आप जाके उसको करते हो और रिजल्ट्स आर रियली वेरी वेरी गुड, रिफ्रेशिंग। वो इमीडिएटली नहीं आते, 3-4-5 दिन के बाद। It must be time taking process. It does, Yeah. बट आपके रिजल्ट आते हैं, बट इट लास्ट फॉर 3-6 months, a year, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay. तो वो आपने देखा। लेकिन जब हम स्टेम सेल करते हैं जो कि फैट से रिलेटेड है, वो उसके उसको कोई एनेस्थीसिया वगैरह स्टेम सेल्स के दौरान भी देते हैं? हाँ भी, अगर आप डिपेंड भाई थोड़ा पेन तो होगा ना यार। तो अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो सब ब्लॉक करता है, हम भी थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं। डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी है। समटाइम आपको कॉशन सिडेशन के साथ करना पड़ता है, समटाइम से पेशेंट से कि मुझे बेहोश करके करो भाई, मेरी इतनी थ्रेशोल्ड नहीं है, फिर आप लोकल में भी कर लेते हो। सो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो और फिर उसके बाद जब यहाँ स्टेबलाइज हो जाते हैं, फिर हमारे जो मशीनें हैं इस R5 के अंदर, जो इसमें फेशियल है, माइक्रोडर्माब्रेजन है, एंड्रोमोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सो पीको लेजर है पिगमेंटेशन के लिए, वन ऑफ द बेस्ट लेजर। हेयर रिमूविंग लेजर है डायोडाइड हमारे पास। फिर फेशियल हाइफूज है हमारे पास को टाइट करने के लिए। फिर जो पिगमेंटेशन के लिए मैं आपको जाता है एक टिप दे दूं, जो कि आई एम नॉट गोना चार्ज यू फॉर दिस, बट दिस इज फैंटास्टिक, विल चेंज योर लाइफ। एक कैप्सूल है, उसको कहते हैं ट्रांसमिक एसिड, ट्रांसमीन। ये उन खवातीन को दी जाती है जिनके हैवी पीरियड्स होते हैं। ओके। और अब साइंस ने पता चला कि वो तो कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत उसके हैवी पीरियड से, बट जब ब्लड कहीं आ जाए, जब क्लॉट हो जाए, चोट्स होती है, तो ट्रांसमिक एसिड उसको ब्रूजिंग को कम करता है। ठीक है। तो अब तो फेस में अब जहाँ पे सर्जरी करते हैं ट्रांसमिक एसिड आप इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी ब्रूजिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ठीक है। हम जहाँ से फैट लेते थे, अब उसमें हमने डालना शुरू किया दोनों साइड, दे डोंट हैव गॉट अ ब्रूजिंग। लेकिन अगर आप ओरली लेना शुरू करें कैप्सूल, वो 500 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है, तो आप देखेंगे कि कुछ हफ्ते महीने के बाद आपका रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। अमेजिंग। प्लस अगर फ्यू कैन कीप थोड़ा सन ब्लॉक। वैसे मास्क का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ है? आपकी स्किन को भी protect बड़ी है। साफ हो गई है बत्तियों की। सही। जो नकाबपोश नहीं, खबी सर, लॉकडाउन में बड़ा- नकाबपोश खवातीन जो हैं वो तो बहुत हसीन हो गई होंगी अब किसी, बिकॉज अब ना किसी ने देखा है ना धूप पड़ी उन पे। सर ये कॉम्प्लेक्शन का भी अब क्या करें कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक बना दिया, इस तरह की सोच बना दी। अदरवाइज तो असल तो इंसान की पर्सनालिटी होती है, ये तो बस अब हम काले और गोरे रंग के यार ये हमारी जो इस कॉलोनियल हवाले थिंकिंग है से, ना, या- गोरा चिट्टा वाला जो या- मामला है, या इसके बहुत अगेंस्ट हूँ मैं। तो मुझे तो बस ये है कि ओके आपकी पर्सनालिटी, आप अच्छे गुड लुकिंग हो, decent हमें तो हमेशा हो, हमारे गंदमी रंग हमेशा या, पसंद आया था हमें तो। exactly, ठीक है। exactly, और dark समीता skin पाटिल को- वाज माय फेवरेट एक्ट्रेस, यू सी, नॉट ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या सुन रही हुई तो ये बातें दोनों को कहते हैं। ऐश्वर्या नहीं, she has a different beauty, but as a color, you know, नमक जो है- समीता इतनी हसीन। भाई देखें, गोरा जो है वो टैन करता है अपने आप। क्यों करता है? बिकॉज टैन इज अ हेल्दी कलर। डॉक्टर जवाद उस चीज में चले गए, गोरी चांद सी बहू चाहिए, सबको चांद का माफिक, दूध का माफिक चाहिए। अपनी शक्ल ही देख रहे हैं, सड़ी शक्लें वाले, लेकिन बहू आपकी अच्छी बहू है। चांद सी चाहिए। और सास को देख लो और उनके बड़े मियाँ को देख लो, दांत निकले हुए, गंदे पान खा रहे हैं, लेकिन बहू ने तो बहुत ज़्यादा कलर कॉम्प्लेक्शन को इसके ऊपर हम बहुत वो नहीं करते, बट ठीक है, आप बताइए ज़रूर कि जो लोग फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद चाहते हैं तो उनके लिए हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो बिल्कुल ये सब चीज़ें करवाएं। तो अगर आप खूबसूरत अगर पैदा हो गए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम So- गोरे रंग को डिफाइन, हमने डॉक्टर ये कह दिया कि जो गोरा है ना वो खूबसूरत अरे है। भाई, मतलब खूबसूरती का गोरा रंग भी मयार खूबसूरत रखती है और मतलब जिसका रंग अंग्रेजी काला भी जो है वो कितने बेहतर है ज्यादा आपसे। कितने ज्यादा, you know,
सोसाइटी में एक वो लेबल लगा दिया यार तू काला है तू तो, और फिर बॉडी शेमिंग एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल में क्योंकि उस पे आपको ठंड करानी चाहिए, आपको इतना ढीठ बन जाना चाहिए कि ऐसी कम तैसी तुम्हारी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जवाद आप हमें फाइनली बस थोड़ा सा बता दीजिए प्रोग्राम के एंड में के फेशियल्स और इन सारी चीजों का क्या है। एक हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसा करेंगे कि हम अपने नाज़रीन को पूरा विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे ताकि उनको हमने इस तरीके से किया, हमने फेस एंड बॉडी, ठीक है ना, तो फेस से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो हमारा जो हेयर फॉल से भी रिलेटेड ये सब चीजें, अच्छा तीन चीजें बता दो, चार चीजें, ठीक। हेयर फॉल है जो कि बोथ मैन एंड वीमेन के अंदर प्रॉब्लम बन गया है, और अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, पीसीओ वगैरह। लेकिन पीसीओ नहीं भी हो तो आपको हार्मोनल जो भी अनवांटेड हेयर हैं, ठीक है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम शेव कर लेते हैं, ठीक है। जो खवातीन जो वैक्स करती थी उससे उनको, तो हमारे पास जो लेजर्स हैं इट रियली हेल्प देम। सो व्हाट वी हैव डन, उसको भी हमने मिडल ऑफ द ग्राउंड रखा है ताकि सारे के सारे अफोर्ड कर सकें। बहुत ज़्यादा लोगों को फेशियल्स का नहीं पता तो अच्छा सो जब आप फेस ये जो लेज़र करते हो ना, तो लेज़र जब आप स्किन फॉलिकल पे जाके उसको जो डिसेमिनेट करता है तो वो थोड़ा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उससे भी आपकी स्किन बेहतर होती है, ठीक है। तो उसके डुअल फायदे हैं, प्राइमरीली आपका हेयर फॉलिकल है, पर सेकेंडरी जो है स्किन क्वालिटीज गेट बेटर। ना आपको एक और टिप दे दूँ, अगर आप घर बैठ के एक कोई सी हल्का सा एक छड़ी सी ले लें जिसमें बहुत सारे वो हों तिनके, और हल्के हल्के से अपने आप को स्टिमुलेट करते रहे ना, ठीक है, आपकी एजिंग नहीं होगी कसम से। क्यों? इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ एनर्जी स्टिमुलेशन। मतलब वो योगा में भी एक वो होता हाँ, है ना, थोड़ा सा मतलब थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास वो मशीनें हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक हम जो हैं वो हम आपका जिम है, हमारे पास वो मशीन है जो कि आपकी फेशियल मसल को उस लेवल पे ले जाती हैं जो कि आपको एक कंटूर देती हैं, शेप देती हैं, ठीक है ना। तो हम आपका वो उस लेवल पे हम ले जाते हैं जो कि आपके घर पे नहीं हो सकती, मेंटेन कर सकते हो आप। सो फेशियल का मतलब ये कि अभी आप आएंगी तो हम आपको साफ करेंगे, उसको डीप क्लीनिंग करेंगे, उसमें माइक्रोडर्म करेंगे एंड एलपीजी करेंगे जिससे एंडोमोलॉजी, जिससे उसकी स्टिमुलेशन से, मैकेनिकल स्टिमुलेशन से आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ती है। इट्स ओनली FDA अप्रूव हमारे पास मशीन। इनफैक्ट वी आर द ओनली क्लिनिक इन पाकिस्तान हु हैज़ दिस मशीन फॉर फेस एंड फॉर बॉडी। सेलुलाइट के लिए भी है, ठीक है, और बॉडी कंटूरिंग के लिए, एडिमा के लिए भी है। आप देखेंगे मैं आपको हम प्रोसीजर भी करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज हाउ इफेक्टिव इट इज। फिर हमने उसके बाद फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है जो कि एनर्जी हीट जनरेट करती है डीपर लेवल पे। फिर अगर आपने कोई सर्जरी नहीं करानी है तो आप ये भी कहते हैं कि अच्छा ओके मुझे थोड़ा फेशियल हाईफू कर लो, हाई जैसे हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर जवाद कुछ और बताते हैं। नहीं देखिए ये सोल्यूशन जो है वो हर एक मरीज के लिए वो एक बेस्पोक करना पड़ता है, कस्टमाइज। यू नो 22 साल की 25 साल की लड़की को जो जरूरत नहीं है तो आप क्यों करें वो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। एक लाइट सा सवाल प्रोग्राम के एंड में रखना चाहूँगी कि कभी आपके पास एक बंदी या बंदा आए बड़ा खूबसूरत, जो खूबसूरती के जो सो कॉल्ड मयारात हैं हमारी सोसाइटी के उन पर मुकम्मल तौर पे पूरा उतरता, और फिर भी आके आपको कह के मुझे मतलब मुझे नाक अपना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है या लिप्स या ये तो आप कुछ कर दे, तो आप कुछ कहते हैं नहीं यार तू तो ऑलरेडी इतना सोना तेनों की। सो मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हाँ ऐसा कुछ होता है। हमारी ट्रेनिंग के अंदर है कि कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, उसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, कि आप परफेक्ट हैं लेकिन आपके दिमाग में है कि समथिंग रॉन्ग विद। तो जब आप फिर आप क्या करते हैं, जब आपने सब कुछ कन्विंस करने की जरूरत कर लिया उसके बाद वो फिर भी नहीं माना, तो फिर आपका कंफर्म हो जाता है कि चक्कर जो है ना ये थोड़ा बॉडी डिस्मॉर्फिया का, ठीक है। तो फिर उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने कोली को साइकोलॉजिस्ट की तरफ भेजते हैं, उसको समझाते हैं। अच्छा, मतलब तो दे डू थेरेपी की नहीं, वो असेसमेंट करते हैं। अगर वो असेसमेंट करने के बाद कहते हैं कि नहीं ये एक्चुअली जेन्युइन से प्रॉब्लम है, इसको सफरिंग हो रही है इसकी वजह से, इसलिए वो फिर उसे डिस्टर्ब हो रहा होगा ना कि यार मेरा नाक प्यारा है लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं। सो हमारी प्लास्टिक सर्जरी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सेइंग है
कन्फ्यूशियस का आपने शायद नाम सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ चाइनीज। कन्फ्यूशियस कहता है कि perfection is the enemy of good. So if it ain't broken, don't fix it. Because उस तरफ जाते वक्त आप थोड़ा सा नुकसान में चले गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। So नफ़ा नुकसान जो है ना आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो selection of patient is very important. Managing the expectation is more important. And if God forbid something goes wrong, how do you manage that is absolutely essential. थैंक यू सो मच ठीक है? डॉक्टर जवाद, मुझे आज आपके साथ बड़ी आपने इंफॉर्मेटिव बातें बताई और बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजरा है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमें दोबारा भी अपने कीमती वक्त में से टाइम देंगे। आज I'll be मैंने delighted, आपको एक I'll be और तो हम delighted. आपके ऑपरेशन थिएटर में ही चले गए थे आपको डिस्टर्ब करने, तो आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टाइम आप भी चाहें कुछ आप करें प्रोसीजर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस लाइक वो एक SHO होता था थाने का, कहते थे कभी कि थाने तशरीफ लाएं आपको, तो मैं तो आपको यही दावत दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you very मेरा much. तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है आज यहाँ पर। और आई होप नाज़रीन कि आपने हमारी आज के एपिसोड को बहुत इंजॉय भी ना सिर्फ किया होगा बल्कि बहुत कुछ सीखा भी होगा। और हमारी कोशिश यही थी कि हम डॉक्टर जवाद के उन शख्सियत के पहलुओं को आपके सामने लाएं जो अमूमन उनके छुपे हुए थे। मैंने कोशिश की है। थैंक यू सो मच। आई होप मैं कामयाब रही होंगी। प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।